हेलो फ्रेंड्स, ऑल नॉलेज अराउंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 साउंड इसको पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। उन सबसे पहले हम टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक होगा आपका प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कि साउंड प्रोड्यूस किस तरीके से होता है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस होने के बाद वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाता है। मतलब किसी व्यक्ति ने कुछ बोला और दूसरा व्यक्ति उसे कैसे सुन पाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब ये कि साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस किस तरीके से लौटता है, इस बारे में बात करेंगे। और उसी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के वजह से ही हमें इको जो सुनाई देती है, जो आवाज़ वापस लौट के आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इको। और यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ कि जो आवाज़ बार बार गूंजती है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा या कोई ऐसा हॉल हो जिसमें हम एक बार बोलते हैं और कई बार सुनाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उस मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे आपका रेंज ऑफ हियरिंग के बारे में। रेंज ऑफ हियरिंग का मतलब है कि किस रेंज की साउंड को हम सुन सकते हैं और किस रेंज की साउंड को नहीं सुन सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या क्या हैं, सोनार क्या है, और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, जो मेन सेंस ऑर्गन्स है हमारी बॉडी का, जो साउंड को रिसीव करता है, जिससे हमें सुनाई देता है, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड का मतलब ये है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे, जैसे आप अगर ताली बजाना कहते हैं ना, कि ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की हथेलियों का होना आवश्यक है। केवल आप एक हाथ की हथेली हवा में हिलाते रहेंगे, आवाज़ नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड प्रोड्यूस होने के लिए कम से कम आपको दो चीज़ें चाहिए। जैसे आप समझिए यहाँ पे, जैसे हम ताली बजाते हैं, ठीक है, या मान लीजिए हमने डंडा लिया और किसी चीज़ में उसको मारा, तो जैसे ही मारेंगे तो टकराएगा और आवाज़ होगी। या हम किसी स्प्रिंग को या रबड़ को हम बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। गिटार में देखिए हम स्ट्रिंग को टच करते हैं, तार को, जिससे आवाज़ प्रोड्यूस होती है। क्योंकि मेन काम क्या है, जैसे ही दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उन वाइब्रेशंस की वजह से जो है वो साउंड क्रिएट करता है। तो साउंड इज़ अ प्रोडक्शन, साउंड जो है आपका क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वाइब्रेशन इज रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। जैसे मान लीजिए आप स्प्रिंग को मूव कराते हैं, तो स्प्रिंग एक बार आगे जाएगी, एक बार पीछे जाएगी। मान लीजिए एक लोहे का तार लिया और आपने उसको खींचा और छोड़ दिया, तो वो आगे पीछे जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, साउंड भी आपके दो तरीके का होता है। एक तो हम लोग बोलते हैं म्यूजिक, एक साउंड को तो हम म्यूजिक बोलते हैं, और एक को बोलते हैं नॉइज। म्यूजिक कब बोलेंगे, नॉइज कब बोलेंगे, सब समझिए। म्यूजिक जो होता है प्लीजेंट साउंड, प्लीजेंट साउंड कब क्रिएट होता है, जब कंट्रोल्ड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप तबला बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, तो एक रिदमिक तरीके से आप कंट्रोल्ड वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूजिक। लेकिन जब हमारा अनकंट्रोल्ड वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, या अनप्लीजेंट साउंड हम बोल सकते हैं, कोई लगातार हॉर्न बजा रहा है, कोई वैसी थाली पीट रहा है, कोई वैसी ताली पीट रहा है, या बहुत तेज तेज बोल रहा है, वो सब आपका क्या होगा, वो नॉइज में आता है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि पूरा का पूरा साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। साउंड के प्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन के बारे में। प्रोपोगेशन का मतलब ये हुआ कि साउंड प्रोपोगेट करना, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे जाता है। तो समझिए, जब भी हम, जैसे आपने देखा होगा, एक रस्सी अगर आप बांध देते हैं दूर और उसमें एक अगर झटका लगाते हैं, तो क्या होगा, इस तरीके से उसमें मोशन होता है, ठीक है। या आप जैसे पानी है, पानी में अगर आप कंकड़ मारते हैं तो पानी की लहरें इस तरीके से आगे एक दूसरे की तरफ जाती हैं। सेम उसी प्रोसीजर से, जिस तरीके से आपने
पानी में एक कंकड़ डाला या कोई चीज़ डाली तो हम देखते हैं वो वेव्स क्रिएट होती हैं और वो दूर तक जाती हैं। क्या वहाँ का पानी दूर तक गया? नहीं। जो एनर्जी यहाँ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पत्थर डाला तो ये जो एनर्जी क्रिएट हुई, ये एनर्जी आगे तक एक दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र होती है और आगे वेव्स बन के जाती है। इसी तरीके से जो साउंड है, साउंड में क्या होता है, जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो वो जो जब आपने बोला, आपके मुंह के अंदर से जो एनर्जी निकली है, जो वेव्स निकली हैं, वो क्या करते हैं, किसी न किसी, देखिए जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने वाले के और सुनने वाले के बीच में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स होते हैं। उन एयर पार्टिकल्स में जिस तरीके से पानी में कंकड़ डाला था और पानी ने इस तरीके से मोशन दिखाया था, उसी सेम प्रोसीजर में आपका जो साउंड है वो साउंड भी उसी प्रोसीजर में आगे बढ़ने का काम करता है। तो ये आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? ये आपका कहलाएगा प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द पार्टिकल्स अराउंड द मीडियम वाइब्रेट्स, द पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट डिस्प्लेस होने के बाद आगे बढ़ जाता है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ट्रेवल थ्रू द मीडियम बट द पार्टिकल डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्फ। मतलब वो पार्टिकल वहां से मूव नहीं करेंगे, केवल वो वाइब्रेशन आगे बढ़ेंगे। इसी चीज को बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? वेव। और जो साउंड है, जो साउंड वेव को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव, क्योंकि जिस किसी भी वेव को अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, साउंड कभी भी विदाउट, अगर वैक्यूम में आप बोलेंगे तो केवल आपके होंठ हिलते हुए दिखाई देंगे, आवाज दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि साउंड के लिए मीडियम का होना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए साउंड वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। तो साउंड आपका देखिए सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है, इसी तरीके से लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है और आपका गैस में ट्रेवल कर सकता है। ये तीनों सबसे ज़्यादा अगर ट्रेवल करता है वो सॉलिड में ट्रेवल करता है। दूसरा आपका अगर बात करें तो दूसरा आपका जो ट्रेवल करता है वो लिक्विड में करेगा और तीसरे नंबर पे जो आपका ट्रेवल करेगा वो गैस पे करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साउंड है उसको मूवमेंट कराने के लिए, प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। इसीलिए साउंड वेव को मैकेनिकल वेव कहा जाता है। और साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही मोशन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो देखिए इस फिगर के हेल्प से हम समझेंगे कि किस तरीके से आपका मोशन होता है। यहाँ देखिए ये पहली स्ट्रिंग में अगर देखेंगे तो ये नॉर्मल, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट नहीं हुआ। हमने इसको खींचा और छोड़ दिया तो इसमें क्या हुआ, इसने पार्टिकल को, देखिए इस वाले फिगर में देखें, खींचेंगे तो पीछे और फिर छोड़ दिया। छोड़ते ही क्या हुआ, जब पीछे खींचा तो क्या हुआ, रेयर फ्रैक्शन हुआ। मतलब यहाँ की जो एयर है वो पीछे को आई, यहाँ के पार्टिकल, और जैसे ही इसने छोड़ा तो इसने क्या किया, कंप्रेस किया। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये जो पहले खींचा था तो यहाँ जब इसको छोड़ेंगे, हम तीसरे फिगर में देखेंगे तो छोड़ते ही ये जो पार्टिकल हैं वो इकट्ठे पास पास आ जाएंगे। फिर ऐसे ही आगे जाएंगे तो ये पीछे को आएंगे और ये आगे जाएंगे। तो फिर क्या होता है, इसको जहाँ पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं इसको बोलते हैं कंप्रेशन, और दूसरे जहाँ पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो जिस तरीके से यहाँ देखिए ये आपका रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। इसी तरीके से आपका जो वाइब्रेट क्रिएट होते हैं, अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, जो आपके वाइब्रेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। उसी के आधार पे जो है आपका जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। चलिए आगे समझते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए अब दूसरी बात करते हैं कि अब इसमें क्या है, यहाँ समझिए, इन दीज वेव द पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जहाँ से प्रोड्यूस हुई है उसके पैरेलल जाते हैं, और जो भी वेव्स अपने प्रोडक्शन पॉइंट से, जहाँ से वो प्रोड्यूस हुई हैं उसके पैरेलल मूव करती हैं, ऐसी वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव्स। पहले तो इनको हमने कहा मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि मैकेनिकल इसलिए क्योंकि इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट हुई, और लॉन्गिट्यूड वेव इसलिए
क्योंकि ये अपने प्रोडक्शन पॉइंट से पैरेलल मूव करती हैं। जैसे आपने इस फिगर में देखा पैरेलल मूव कर रही हैं, तो पैरेलल मूव कर रही हैं इसलिए इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव्स। तो साउंड आपकी लॉन्गिट्यूडल वेव्स है क्योंकि पैरेलल मूवमेंट होता है, और साउंड आपकी मैकेनिकल वेव है क्योंकि उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मीडियम वैक्यूम में वो ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्रिएट करती है। ठीक है, दूसरा देखिए कंप्रेशन। अब ये कंप्रेशन हुआ क्या? कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। जब पार्टिकल एक साथ होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो जब पार्टिकल एक साथ होते हैं तो क्या होता है, पार्टिकल जब एक साथ होते हैं तो वहां पे हो जाता है आपका कंप्रेशन। और जब पार्टिकल, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ, ये लाइन बहुत पार्टिकल पास पास थी और यहाँ आपका दूर दूर है, तो देखिए कंप्रेशन में क्या होगा, यहाँ पे आपका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। कंप्रेशन आर द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर भी ज़्यादा होगा, डेंसिटीज भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि वेयर द पार्टिकल्स आर क्राउडेड, बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे, और इसको जब हम ग्राफ में बनाते हैं, तो इस चीज़ को जब अगर मैं ग्राफ में बनाऊंगा इस तरीके से, तो ऊपर वाले को बोलते हैं, कंप्रेशन वाले रीजन को बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, नीचे, ठीक है, कंप्रेशन हो गया, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरीके से रेयरफेक्शन की बात करें तो रेयरफेक्शन क्या हुआ, रेयरफेक्शन आर द रीजन ऑफ लो प्रेशर एंड डेंसिटी वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका कंप्रेशन वाला रीजन हो गया, ये रेयरफेक्शन हो गया, फिर ये कंप्रेशन, ये रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो आप नॉर्मली फिगर में भी समझ सकते हैं कि डेंसिटी जो है क्या होगी, डेंसिटी ज़्यादा होती है कंप्रेशन में और रेयरफेक्शन में कम होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ फिगर के हेल्प से ये दिखाई दे रहा होगा कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ग्राफ में इस तरीके से बनाता हूँ, ये आपका ग्राफ जैसे हो गया, ए ग्राफ, ये इस तरीके से ग्राफ हो गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक, इसको जो ये वी बना है इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू, एन यू न्यू है। और इसकी जो ऐसा यूनिट है जो फ्रीक्वेंसी की, वो होती है हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज भी होती है और किलो हर्ट्ज भी होती है, किलो हर्ट्ज। और एक किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं, ये ध्यान रखिए आप। चलिए ठीक है, जैसे 1 लीटर में 100 मिलीलीटर होते हैं, ऐसे 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। हर्ट्ज इसकी यूनिट है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की। अब और क्या हुआ, अब समझिए फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे मान लीजिए आपने वाइब्रेशन क्रिएट हुआ और वो वाइब्रेशन आपका 50 कंप्रेशन और 50 रेयरफेक्शन 1 सेकंड में बनाता है। तो इस तरीके से आपके ग्राफ बनेंगे। ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये एक ऑसिलेशन कराता है, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन मिलकर बनाता है 1 ऑसिलेशन। और मान लीजिए एक सेकंड में ऐसे 60 हुए, तो हम क्या बोलेंगे, उसका जो ऑसिलेशन है या फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज होगी। कितनी होगी, 60 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। दूसरा आपका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक, जैसे ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, इस तरीके से एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, तो उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ लीजिए दोबारा, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुए, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए तो इसमें क्या होता है, इनवर्स होता है। जैसे टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी पता है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए 10 हर्ट्ज आपको दे रखी है किसी की फ्रीक्वेंसी, और आपको टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फ्रीक्वेंसी होता है फॉर्मूला, तो 1 टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड। और मान लीजिए आपको अगर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो टाइम पीरियड निकाल दिए। मान लीजिए आपको दे रखा है 0.001
सेकंड लगता है। फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये 1 अपॉन 0.001 पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 लग जाएगा, तो ये 3 0, तो 1000 हर्ट्ज आ गए। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड की बात करते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड ट्रॉ। जैसे आप यहाँ देखिए इस फिगर में, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये आपका ऊपर वाला क्रस्ट, ये आपका ट्रॉ, ये फिर क्रस्ट। तो क्रस्ट की जो मैक्सिमम हाइट है या ट्रॉ की जो मैक्सिमम हाइट है, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल ए से करते हैं। अच्छा, इसकी जो ऐसा यूनिट होती है जो डेंसिटी और प्रेशर की होती है, वही इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पलीट्यूड की। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास की हो जाती है आपकी केजी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो -3। तो इस तरीके से आपका, ठीक है। चलिए, तो इसकी आपको समझ में आ गई कि इसकी जो यूनिट ऐसा यूनिट है वो केजी मीटर -3 हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी की तरह ही इसकी यूनिट होती है। आगे हम लोग बात करते हैं, आप बात करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है आप समझिए। वेवलेंथ क्या है, द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड द कंजिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रॉ के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे ये आपकी जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट, या हम ये कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस है एक क्रस्ट और एक ट्रॉ, इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलिए बढ़ते हैं। तो वेवलेंथ की जो यूनिट होगी, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट जो है वो मीटर होती है, इसलिए वेवलेंथ की जो यूनिट है वो मीटर होगी। आगे हम बात करते हैं पिच एंड द लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो पिच क्या है, द पिच ऑफ साउंड, पिच पे ही डिपेंड करता है कि कोई आवाज़ सरल मतलब तीखी है, पतली है, या फ्लैटनेस या मोटी आवाज़ है। डिपेंड ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। जो पिच है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन पर डिपेंड करती है। किस तरीके से डिपेंड करती है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज हाई द साउंड हैज़ हाई पिच। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हाई होगी तो उसकी पिच भी हाई होगी। इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज लो द साउंड हैज़ लो पिच, तो जो पिच है वो लो होगी। पिच के आधार पे अगर पिच हाई है, देखिए फ्रिक्वेंसी हाई तो पिच हाई, पिच हाई तो आवाज़ जो है कैसी, पतली। जैसी मेल और फीमेल में कंपेयर करें तो फीमेल की जो आवाज़ है वो पतली होती है, उसको बोलते हैं श्रिलनेस। और फ्लैटनेस मतलब जैसे बॉय की आवाज़ जो है वो मोटी होती है, इसका मतलब उनकी पिच जो फ्रिक्वेंसी है वो लो फ्रिक्वेंसी होती है। लो फ्रिक्वेंसी होगी तो आपका फ्लैटनेस रहेगा साउंड में। अब हम बात करते हैं साउंड, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। मतलब सॉलिड में अलग रहेगी उसकी, लिक्विड में अलग और गैस में अलग। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो सॉलिड के अंदर होगी, उसके बाद फिर लिक्विड में होगी, और फिर तीसरे नंबर पे गैस पे होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फर्स्ट नंबर सॉलिड, सेकंड लिक्विड और दूसरा गैस, तीसरा गैस। अब बात करते हैं स्पीड जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज मोर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड इज मोर। इसलिए क्या है, गर्मियों में जो है आवाज़ दूर तक जाती है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दियों में आवाज़ आपकी दूर तक नहीं जाएगी। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, मीडियम के साथ साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब अगला टॉपिक हम लोग लिखते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का लौट टकरा के वापस लौटना। जब भी कोई साउंड है किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो या तो वो साउंड को एब्जॉर्व कर लेगा, और अगर एब्जॉर्व नहीं करेगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने बॉल को पानी में डाला, ठीक है, पानी में डालते ही उसने क्या किया, उस बॉल को एब्जॉर्व कर लिया, उसके अंदर चली गई पानी के अंदर, तो लौट के नहीं आई। लेकिन उसी बॉल को जब आपने एक दीवार पे मारा, मान लीजिए दीवार है, इस पर आपने ऐसे बॉल मारी तो बॉल टकरा के वापस आएगी। अच्छा, अगर आप बिल्कुल जैसे ये दीवार है इस पर सीधे सीधे ऐसे मारेंगे तो सीधे वापस आएगी, अगर आप ऐसे तिरछा मारेंगे तो तिरछी ही वापस जाएगी। इसका तो इसी तरीके से अगर साउंड सीधे जाकर टकराएगा तो सीधे वापस आएगा, अगर किसी एंगल पे जाकर टकराएगा तो इसी एंगल पे वापस हो जाएगा। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको जरा समझते हैं। इसके दो नियम हैं। पहला नियम है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितने डिग्री पे
जितने डिग्री पे आवाज़ जाएगी टकराने के बाद उतने ही डिग्री पे वापस लौटेगी। जैसे मान लीजिए मैंने बताया ये एक परपेंडिकुलर लाइन है इमेजरी, यहाँ से मैंने आवाज़ दी और इतने एंगल पे गई, यहाँ से 30 डिग्री पे, ठीक है, तो इधर 30 डिग्री पे ही वापस लौटेगी, ऐसा नहीं मेरे पास आ जाएगी। लेकिन मैंने आवाज़ दी यहाँ से ए पॉइंट से बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे, तो इसी पाथ पे वापस आ जाती है। इसी चीज़ को बोलते हैं, पहला नियम यही होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर दूसरे नियम की हम बात करें, जैसे यहाँ फिगर में दे भी रखा है, दूसरे नियम की बात करें तो देखिए द इंसिडेंट रे, ये जो रे है ये इंसिडेंट रे दिखा रही है पहली वाली, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये स्क्रीन ये नॉर्मल है। तो तीनों देखो क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम पॉइंट। सारे सेम प्लेन पे ही होंगे, सारे क्या होंगे, सेम प्लेन पे होंगे। तो दूसरा नियम भी, पहला नियम क्या था कि ये जो एंगल होंगे ये इक्वल होंगे, और दूसरा नियम क्या है, ये जो तीनों लाइन है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये आपस में कैसी होंगी, लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है इको है। क्या है, इको। इसको समझिए, जब भी इफ वी शाउट और क्लैप नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन या इन ए हॉल वी हियर द सेम साउंड अगेन, तो उसी साउंड को वापस सुनते हैं। दिस साउंड विच वी हियर कॉल्ड इको, तो उसी आवाज़ को हम लोग बोलेंगे इको। जैसे मैंने कोई आवाज़ लगाई और वो मुझे आवाज़ दोबारा वापस सुनाई दे जाए टकराने के बाद, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इको। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसका क्या रीज़न है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। दूसरा, आप छोटे से कमरे में अगर बोल रहे हैं तो आपको कभी भी इको सुनाई नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, देखिए नॉर्मल अगर हम बात करें तो हमारी जो साउंड की स्पीड है वो हमारी 344 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, एक सेकंड में इतनी मीटर ट्रेवल करती है साउंड। अच्छा, और किसी भी इको को वापस आने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ समझिए, ये आपकी मान लीजिए एक दीवार थी और यहाँ से आपने बोलना स्टार्ट किया, अगर इको के लिए कम से कम 0.1 सेकंड चाहिए, कितना चाहिए, 0.1 सेकंड। अच्छा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो हमें स्पीड पता है कितनी है, 344 इनटू इको को सुनने के लिए टाइम कितना चाहिए, 0.1, तो ये कितना आ गया 34.4। तो टोटल जो आवाज़ जैसे आपने यहाँ से बोला है तो ऐसे जाएगी साउंड और फिर वापस आएगी, तो इसको कम से कम कितना चाहिए, 0.1 सेकंड चाहिए। और 0.1 सेकंड में कम से कम जो आवाज़ की स्पीड के हिसाब से 34.4 मीटर ट्रेवल करेगी। और 34.4 मीटर ट्रेवल करने के लिए क्या होगा, 34.4 ट्रेवल करी मतलब जितना गई थी उतने वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस हुई 34। तो जो व्यक्ति जहाँ आने और जाने में 34 हुई, तो जो व्यक्ति यहाँ से बोल रहा है तो उसमें और जहाँ से टकरा के लौटी है उस आवाज़ में कितना होगा, 17.2 मीटर। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कम मिनिमम डिस्टेंस कितनी चाहिए इको के लिए, तो 17.2 मीटर कम से कम चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वैसे आपका जो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। लेकिन इस पूरे साउंड वाले चैप्टर में डिस्टेंस आपकी केवल जाने के नहीं, हमेशा इको के केस में आएगा, तो इको केस में हमेशा डिस्टेंस कितनी हो जाती है, डबल। क्योंकि मान लीजिए जहाँ से आपने आवाज़ लगाई है और जहाँ टकराने की दूर की बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की दूरी है वो 10 मीटर है, तो इको कब आएगी, 10 मीटर जाएगी, टकरा के जब वापस सुनाई देगी तभी तो इको हुई। तो इको ट्रेवल करेगी हमेशा डबल 20 मीटर। तो इसलिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो टी डी इज इक्वल टू वी इंटू टी बन जाएगा। या हम कह सकते हैं जो डी इज इक्वल टू है आपका, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि साउंड क्या है और इको कितनी डिस्टेंस पे, और इको होता क्या और कितनी डिस्टेंस पे हमें सुनाई देता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये देखिए 34.4 मीटर है और मिनिमम डिस्टेंस जो है 17.2 मीटर आपको कम से कम चाहिए। चलिए अगले टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक है आपका रिवर्बरेशन। ये रिवर्बरेशन क्या है, मैंने अभी बताया था, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कई बार क्या होता है, साउंड हमें बार बार सुनाई देता है। फिल्मों में देखा होगा कि एक कोई आवाज़ लगा रहा, वो आवाज़ बार बार सुनाई दे रही, उसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। इको मे बी हियर्ड मोर देन वंस ड्यू टू द रिपीटेशन और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मान लीजिए ये इस तरीके से हॉल है या कुछ भी चीज़ है और यहाँ से किसी ने आवाज़ लगाई, पहले वो यहाँ टकराया,
वो टकराई हुई आवाज़ फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, तो क्या हो गया, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, 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 तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया। एक बार रिफ्लेक्शन होता तो इको कहलाता, और एक से ज़्यादा बार अगर रिफ्लेक्शन हो जाता है तो फिर वो कहलाता है रिवर्बरेशन। आपको ये समझ में आ गया होगा रिवर्बरेशन क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको रिवर्बरेशन हो गया। अब इन बिग हॉल एंड ऑडिटोरियम, जितने बड़े हॉल होते हैं या ऑडिटोरियम होते हैं, हमें रिवर्बरेशन कम करना पड़ता है। अगर रिवर्बरेशन हम कम नहीं करेंगे, आपका जो ऑडिटोरियम हॉल होते हैं वहाँ पे देखिए रिवर्बरेशन आपके लिए यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है। हार्मफुल कहाँ है, ऑडिटोरियम हॉल में अगर लगातार आवाज़ गूंजेगी तो आदमी समझ नहीं पाएगा। तो उसको हम रिवर्बरेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, रफ प्लास्टर करते हैं, ड्रेपरीज करते हैं, या वहाँ पे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल के फाइबर बोर्ड यूज़ करते हैं। आपने देखे होंगे हॉलों में फाइबर बोर्ड लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूज़फुल कहाँ है, जैसे मेगाफोन्स है, हॉर्न्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ट्रम्पेट वगैरह, इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेस पे डिज़ाइन किया जाता है, जिससे आवाज़ जो है ऑल डायरेक्शन में ना जाके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। इस तरीके से डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप है, हमारी हार्ट बीट को जो सुनते हैं, उस स्टेथोस्कोप में भी जो डिवाइस यूज़ होती है, मतलब जो प्रिंसिपल यूज़ होता है वो आपका क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ही उसमें भी यूज़ होता है। आगे अगर मैं बात करूं तो जो आपका जो ऑडिटोरियम वगैरह होते हैं, सिनेमा हॉल है, उनके जो ऑडिटोरियम का जो रूफ है वो थोड़ी सी कर्व्ड बनाई जाती है। कर्व्ड इसलिए जिससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसमें हो। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो आवाज़ जो है सारे जो क्राउड बैठी हुई है उस क्राउड तक पहुंचेगा। ठीक है, जो भी लिसनर्स बैठे हुए हैं, जो भी श्रोता बैठे हुए हैं, उन सब तक आवाज़ पहुंचे, इसलिए उनके हॉल को क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्व्ड बनाते हैं। ठीक है, जिससे साउंड जो है सब लोगों तक पहुंच जाए। तो ये आपका हो गया रिवर्बरेशन, कहाँ ये हार्मफुल है और कहाँ हमारे लिए यूज़फुल है। आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे ये आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन का ही समझ में आ गया। अब आपकी बात करते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। ठीक है, रेंज ऑफ हियरिंग क्या है उसको जरा समझ लीजिए। साउंड को हम लोगों ने 3 टाइप में बांटा गया है। एक तो आपका यही हो गया रेंज ऑफ हियरिंग। इससे देखिए ये 20 हर्ट्ज 20 HZ से लेके 20,000 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। तो 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, ये बात ध्यान रखिए, ये की बात होगी 20,000 हर्ट्ज। इसके बीच की जो साउंड रहेगी उस साउंड को तो हम लोग बोलते हैं क्या, रेंज ऑफ हियरिंग। मतलब जो ह्यूमन है वो इसके अंदर तक की जो साउंड है वो सुन सकता है। इतनी फ्रिक्वेंसी अगर हुई 20 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से लेके 20,000 तक की फ्रिक्वेंसी अगर हुई तो ह्यूमन सुन सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। लेकिन इससे ज़्यादा हुई, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हुई या इससे कम हुई, तो इससे जो कम होगी उसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड। और इससे जो ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए देख लेते हैं ज़रा, जैसे समझिए यहाँ पे आप, ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड फ्रिक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होगा। ठीक है, चलिए दूसरा आपका है साउंड हुज फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। जो लेस देन होंगे उनको बोलते हैं इंफ्रासाउंड, और उससे जो ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ें तो इनके बारे में ज़रा और समझ लेते हैं हम लोग। इनके बारे में समझिए ज़रा। देखिए जो इंफ्रासाउंड होते हैं ये तो समझ में आ गई। अल्ट्रासाउंड क्या होंगे, अल्ट्रासाउंड जो है द साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड सोनिक साउंड। द साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड, ये आपकी इंफ्रासाउंड हो जाएंगी। ठीक है, आगे और जरा बात करते हैं। बोथ अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक आर नॉट डिटेक्टेबल बाय द ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन एनिमल्स दैट कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। चलिए तो हम पहले बात करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड में कौन कौन से
आपके एनिमल्स होते हैं, तो देखिए बैट हो गया, प्रेइंग मैंटिस हो गया, डॉल्फिन्स हो गए, डॉग हो गए, फ्रॉग हो गए, ये सारे जो कम्युनिकेट करते हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड में करते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपका है जो इंफ्रासोनिक में कम्युनिकेट करते हैं, राइनोज हो गया, हिप्पो हो गया, एलिफेंट हो गया, वेल्स हो गया, ऑक्टोपस हो गया, पिजन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो आपके इंफ्रासाउंड में ही आपका क्या करते हैं, इंफ्रासाउंड में कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते। अल्ट्रासाउंड की बात करें तो देखिए अल्ट्रासाउंड को दो लोग सुन सकते हैं। डॉग तो आपके सुन सकते हैं, जैसे कि आपका एक तो अल्ट्रासाउंड को डॉग सुन सकते हैं, और ह्यूमन में भी अगर 5 साल 5 ईयर से कम का बच्चा है तो वो जो है 25 किलो हर्ट्ज तक वो भी सुन सकता है, बच्चा 5 साल से कम वाला और डॉग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनके यूजेस की। तो यूजेस में अगर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्लीन ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे मशीन्स जिनको साफ करना पॉसिबल नहीं है उनको हम इन्हीं से क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका हो गया कि जो मेटल में बड़ी बड़ी जो प्लेट्स होती हैं उन प्लेट्स में जो क्रैक्स वगैरह होते हैं उन क्रैक्स को डिटेक्ट करने के लिए, उन जो क्रैक्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड का ही यूज़ करते हैं। इसका अलावा आपका अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, जो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं डॉक्टर्स के पास क्लिनिकल, वहाँ भी इसका क्या होता है, साउंड स्कैनर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन में जो स्टोन होता है, स्मॉल स्टोन फाउंड इन किडनी इनटू फाइन ग्रेन्स, उस स्टोन को वो ब्रेक करने में के लिए जो इलाज यूज किया जाता है उसमें भी आपका अल्ट्रासाउंड यूज़ होती हैं। तो ये तो आपका अल्ट्रासाउंड हो गया। इसके अलावा और भी आपका क्या होगा, अल्ट्रासाउंड के यूज़ हैं, जैसे एक आपका होता है सोनार। सोनार क्या है, एक डिवाइस है, जैसे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये शिप है, इसमें क्या होगा, ये जो डेप्थ फाइंड करने के लिए कि ये समुद्र कितना गहरा है या आगे कोई समुद्र के अंदर कोई पहाड़ तो नहीं है, चोटी नहीं है, जिस या सामने कोई ऐसी दूसरा सबमरीन होती है अंदर ही अंदर रहती है, कोई सबमरीन से कोई दूसरा पानी का जहाज ना टकरा जाए, तो उसके लिए उन्हें डिस्टेंस पता रहनी चाहिए कि कोई उनके सामने कोई चीज़ है कि नहीं, दिखाई तो नहीं देगा पानी में, तो उसके लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है, उसका नाम है सोनार। क्या नाम है, सोनार। उस सोनार डिवाइस के थ्रू इन चीज़ों को डिटेक्ट करने का काम करता है। सोनार की फुल फॉर्म अगर हम बात करें, एस मतलब साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म होगी। ये डिवाइस किस तरीके से काम करती है समझ लीजिए, इसमें दो काम होते हैं। एक तो आपका ट्रांसमीटर अगर रहता है जो साउंड को प्रोड्यूस करेगा, जब साउंड ऐसे जाके जहाँ से टकराएगी वापस भी लौटेगी, तो रिसीवर तो हमें पता चल जाता है कि साउंड की स्पीड क्या थी, फ्रिक्वेंसी तो पता रहती है किस फ्रिक्वेंसी से हमने साउंड प्रोड्यूस की और कितने टाइम बाद वो रिसीव हुई, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा 2D = स्पीड इनटू टाइम, तो वहाँ से हमें डिस्टेंस पता चल जाती है। इसी तरीके से हम उसको यूज़ करके और शिप वगैरह को ट्रैवल करवाने का काम करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, जैसे आपका जो बैट है, वो बैट क्या करता है, अपने रात को अपने प्रे शिकार को पकड़ने के लिए क्या करता है, वो अल्ट्रासाउंड वेव्स रिलीज़ करता है और कानों से वो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उन्हें वो डिस्टेंस पता लगा लेता है कि कितने डिस्टेंस पे उसका प्रे है, कितना उसका साइज है, उसी के हिसाब से वो उस पर हमला करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन सब में जो ह्यूमन जो है इन साउंड को सुनने के लिए उसके पास एक सेंस ऑर्गन्स है, उस सेंस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका ह्यूमन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका ह्यूमन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें 3 पार्ट में ये आपका ह्यूमन स्ट्रक्चर डिवाइड होता है। एक ये आपका आउटर पार्ट हो गया, ये आपका मिडिल पार्ट हो गया और ये आपका इनर पार्ट हो गया। ये समझ लीजिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं पिना, PINNA, पिना के नाम से जानते हैं। द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना, इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग, चारों तरफ से साउंड को कलेक्ट करता है। द कलेक्टेड साउंड पास थ्रू द ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल जो है ईयर का, उस ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ये अंदर कर भेजता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। जो ये आपकी कैनाल दिखाई दे रही है, यहाँ देखिए जो ये ऑडिटरी कैनाल है ये वाली,
इसके लास्ट में होता है आपका, ये देखिए ये रहा आपका ईयर ड्रम। क्या है? ईयर ड्रम होता है। ठीक है, ईयर ड्रम क्या है? ये आपकी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं। व्हेन अ कंप्रेशन ऑफ द मीडियम रीच द ईयर ड्रम द प्रेशर ऑफ द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीज। जैसे ही जो आवाज़ जो जाती है अंदर कंप्रेस होती है तो ईयर ड्रम के अंदर क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड फोर्सेस द ईयर ड्रम इनवर्ड, और जो ये ईयर ड्रम है इनको अंदर की ओर ढकेलने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे ही ये ईयर ड्रम इनवर्ड होंगे, सिमिलरली द ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड देन अ रिफ्रैक्शन रीचेज। जब कोई भी चीज़ आप मेम्ब्रेन को अंदर ढकेलोगे तो वो बाहर भी ढकेलेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो ईयर ड्रम है वो अंदर और बाहर होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वाइब्रेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। दीज वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम। ये लगातार वाइब्रेशन, इनको लगातार करवाने के लिए इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं, जिसमें से आपका एक तो बोन है हैमर। नंबर 1 जो बोन है उसको बोलते हैं हम क्या? हैमर, HAMMER, हैमर। दूसरी होती है आपकी एनविल, और एक होता है आपका स्टिरप। तो ये 3 बोन्स होती हैं। ये क्या करती हैं? ये कहाँ होती हैं? मिडल ईयर में होती हैं। द मिडल ईयर ट्रांसमिटेड द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन रिसीव फ्रॉम द साउंड। जो साउंड होता है उसको एम्पलीफाइड करता है वेव में टू द इनर ईयर, उनको इनर ईयर में भेज देता। ठीक है, कहाँ भेज देता? इनर ईयर। इनर ईयर मतलब ये वाला जो आपका पार्ट है ये इनर ईयर है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या होता है? कॉक्लिया होता है, CO, ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला कॉक्लिया, COCHLEA। ये कॉक्लिया क्या करता है? इसको जो है सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो साउंड है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है? ये जो आपको नर्व दिखा दे रही है ये वही ऑडिटरी नर्व है। इसी के थ्रू साउंड को क्या करता है आपका, और जब ये साउंड ब्रेन में पहुंचती है तो ब्रेन दोबारा से इसको जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनको इंटरप्ट करता है साउंड के फॉर्म में, और वो आवाज़ हमें सुनाई देती है। इस तरीके से ये जो आपका साउंड का चैप्टर था ये हमारा पूरा हुआ। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।